प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनके तृतीय पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत और उसके नियम के बारे में पढ़ा और उनके पोस्टुलेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उसके द्वारा अणुगतिक समीकरण से गैस नियमों की किस प्रकार से व्युत्पत्ति की जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गैस नियमों की व्युत्पत्ति प्रायोगिक परिणामों के आधार पर की गई है। अणुगति समीकरण के द्वारा गैस नियमों की व्युत्पत्ति उन्हें सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है और इन सभी समीकरणों को प्रायोगिक रूप से उनकी पुष्टि करती है और उनके जो वैलिडिटी है उसको प्रूव करती है। सबसे पहले हम बायल के नियम की बात करते हैं। बायल के नियम के अनुसार आप सभी जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर रहता है। बायल के नियम से हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयतन के मान में कमी हो जाती है। अब हम इसको काइनेटिक थ्योरी या गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा प्रूव करते हैं। अणुगति समीकरण के अनुसार हमने कल सूत्र निकाला था, डेराइव किया था फॉर्मूला PV इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। PV इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम राइट हैंड साइड में 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ओरिजिनल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये वैल्यू हो जाती है PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mnu स्क्वायर। 1/2 mnu स्क्वायर गैस इज इक्वल टू अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के लिए होता है 12 mv स्क्वायर और mn इज इक्वल टू m के है और v की जगह पर हम u प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये हो गया 12 mnu स्क्वायर या अणुओं की गतिज ऊर्जा। PV इज इक्वल टू 2/3 आपके पास है ऊपर और 12 mnu स्क्वायर की जगह हमने अणुओं की गतिज ऊर्जा लिखा। और गतिज ऊर्जा हम सभी जानते हैं कि हमारे काइनेटिक थ्योरी के 5वां अभिगृहित ये बता रहा है कि गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात 1/2 mnu स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इस हिसाब से यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को या समानुपाती के चिन्ह को हम जब बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करना चाहें तो होगा 1/2 mnu स्क्वायर इज इक्वल टू KT, अर्थात PV इज इक्वल टू 2/3 KT या PV इज इक्वल टू 2/3 KT। यहाँ पर ताप जब स्थिर होगा तो ताप स्थिर हो जाएगा और K ऑलरेडी स्थिरांक है और 2/3 जो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया और इसी को आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से काइनेटिक फार्मूले से या काइनेटिक इक्वेशन से बायल का नियम प्रूव होता है। अब हम लेते हैं चार्ल्स के लॉ को। हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ऊपर हमने निकाला, ये है PV इज इक्वल टू 2/3 KT। अभी हमने लिखा था तो उसको वापस से हम स्टार्ट से ना लिख करके जब हम चार्ल्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं हमने सीधा जहाँ पर हमने फॉर्मूला उसको रीअरेंज करके लिखा था उससे हम लेते हैं। तो PV इज इक्वल टू 2/3 KT, ठीक है। V इज इक्वल टू 2/3 KT/P। At constant P, V is equal to P
कांस्टेंट हो गया, तो k कांस्टेंट, p कांस्टेंट और 2/3 कांस्टेंट, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 k/p इंटू टी, और 2/3 k/p पूरा कांस्टेंट हो जाता है, और इसलिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जो कि चार्ल्स का नियम बताता है। और आप सभी को ज्ञात है कि चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किन्हीं भी गैसों के आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। यही चार्ल्स का नियम है और इसी को हमें प्रूव करना था। अब हम काइनेटिक इक्वेशन की सहायता से या गैसों के अणुगति सिद्धांत की सहायता से आवोगाड्रो का नियम प्रूव करते हैं। समान ताप और दाब पर दो गैसों के लिए, गैस एक के लिए द्रव्यमान m1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u1, तो pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जो 111 पूरे फॉर्मूले में लिख देते हैं, तो pv इज इक्वल टू होगा 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। गैस नंबर 2 के लिए होगा pv इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जब हम लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होंगी तो उस समय राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दोनों राइट हैंड साइड जब लेफ्ट की वैल्यू बराबर है तो दोनों दाईं तरफ वालों की वैल्यू बराबर होगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ताप समान होगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, यानी जब टेम्परेचर सेम है देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल। तो अणु एक के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k1 इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। और अणु 2 के लिए हो जाएगी k2 इज इक्वल टू 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 5। जब ताप स्थिर होगा तो k1 इज इक्वल टू k2 के बराबर होगा, और इस केस में 1/2 m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 u2 स्क्वायर होगा, और ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण नंबर 6 के द्वारा विभाजित करते हैं। तो ये आपका हो जाता है 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर, और डिवाइड करते हैं इसको हम 1/2 m1 u1 स्क्वायर और 1/2 m2 u2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ऊपर 1/3 से 1/3 कट जाएगा, नीचे 1/2 से 1/2 आपस में कट जाएगा, और m1 u1 स्क्वायर नीचे के m1 u1 स्क्वायर से कट जाएगा, और m2 u2 स्क्वायर नीचे के m2 u2 स्क्वायर से कट जाएगा। और सब ये सॉल्व होने के बाद लास्ट में हमारे पास आता है n1 इज इक्वल टू n2, यानी समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, और यही आवोगाड्रो का नियम है जिसे हमने प्रूव करना था। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जिसको कि हमने गैसों के अणुगति समीकरण के द्वारा प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं कि ग्राहम के विसरण नियम को हम अणुगति सिद्धांत के द्वारा किस तरह से प्रूव करते हैं। ग्राहम का विसरण नियम कहता है
कि गैसों में विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों में विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, जो आपने काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन दी है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, वह हमारे पास है PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। और P और V, इस समीकरण को यदि हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो V जो है वो नीचे जब हम राइट हैंड साइड पर लेंगे तो वो हर में आ जाएगा। देन P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mN/V(U²। mn इज इक्वल टू कैपिटल M है और अपॉन V, यानी ये एक बिल्कुल कॉमन बात है कि घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है, अर्थात m/v इज इक्वल टू D। तो mn/v की जगह पर हम यहाँ पर D लिख सकते हैं। तो समीकरण होगा P इज इक्वल टू 1/3 DU²। देन अगला आप देखिए U इज इक्वल टू, अब यहाँ पर U आपने लिया और बाकी सब चीज़ को आपने दूसरी साइड ले लिया, तो U इज इक्वल टू हो गया √3P/D। तो गैसों में विसरण की दर उनके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। तो ये हमारे पास एक नियम है कि गैसों में विसरण की दर है वो उनके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है। इट मीन्स हम जानते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U, इसलिए R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया 3P/D के। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3P/D। और स्थिर दाब की जब हम बात करते हैं, यानी P कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो उस समय R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/D हो जाता है। तो इस तरह से स्थिर दाब पर गैसों में विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसी को हमने प्रूव करना था। और इस तरह से गैसों के अणुगति सिद्धांत से ग्राहम का विसरण नियम प्रूव होता है, जो कहता है कि गैसों में विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम लेते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बताता है कि 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय गैसों को मिलाने पर उनका कुल दाब उनके अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। हमारे पास फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है P इज इक्वल टू 1/3 mNu²/V। जब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं तो P इज इक्वल टू 1/3 mNu²/V प्लस 1/3 m2n2u²/V। तीसरे मॉलिक्यूल के लिए 1/3 m3n3u3²/V, यानी पहले मॉलिक्यूल के लिए 1 यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए 2 यूज़ करेंगे, तीसरे के लिए 3 यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये हमें सूत्र प्राप्त होता है। और इसको यदि हम शॉर्ट में लेते हैं तो कुल दाब की गणना हमारे हो जाती है P इज इक्वल टू 1/3V और ब्रैकेट में m1n1u1² प्लस m2n2u2² प्लस m3n3u3²। अब हम बात करते हैं अणुगति समीकरण और गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 12mv², और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को 12mNu² ले रहे हैं। अब हम लेते हैं अणुगति समीकरण। अणुगति समीकरण है
PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये PV इज इक्वल टू हो जाता है 2/3 इंटू 1/2 mNu²। 1/2 mNu² काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 2/3 EK। ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। EK इज इक्वल टू 3/2 PV। 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा EK इज इक्वल टू 3/2 RT, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT है। तो यहाँ पर PV की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? RT लिख सकते हैं। तो EK इज इक्वल टू 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड फॉर 1 मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल की गतिज ऊर्जा को जब हम एक अणु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहें तो उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम n से डिवाइड करते हैं। तो EK इज इक्वल टू 3/2 R/NT, और R/N इज इक्वल टू हो जाता है K है बोल्ट्जमान कांस्टेंट या बोल्ट्जमान स्थिरांक। R का मान यानी EK इज इक्वल टू एक अणु के लिए जो गतिज ऊर्जा है वो हो गई 3/2 KT, और K यहाँ पर बोल्ट्जमान स्थिरांक है। यहाँ पर R का मान है आपका 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति डिग्री मोल। N का मान है 6.02 इंटू 10⁻23, और K का मान है 1.380 इंटू 10⁻16 अर्ग प्रति डिग्री अणु। तो इस तरह से हम प्रति अणु की गतिज ऊर्जा और पर मोल की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना। अगले टर्न पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।